में पहली बार जल शक्ति मंत्रालय बना है और हिंदुस्तान के इतिहास में पहले जल शक्ति मंत्री बने हैं। इसलिए इनके लिए जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत और अभिनंदन किया जाए। मैं मंच पर यदि सम्मानित जो मंच कह दूं, यदि सभी विधायकगण, अपने सभी राज्यसभा सांसद और सभी मंत्रीगण और सम्मानित मंच और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, यदि मंच से आदेश मिला है कि मुझे सिर्फ 2 मिनट में बात रखनी है। मैं सर्वप्रथम अपने केंद्रीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान की 15 से 20 साल पुरानी जो आपकी ईआरसीपी की योजना जो लटकी हुई थी, उस योजना को आपने अपने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही, आदरणीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री बनते ही, आपके नेतृत्व में और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के उनके आदेशानुसार आपने सिर्फ 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर जो ईआरसीपी की योजना जो लागू की है, उसके लिए आपका पूर्ण रूप से अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। आपके पूर्वी राजस्थान के लगभग आपके 14 जिलों को उनको सिंचाई का पानी मिलेगा, पेयजल का पानी मिलेगा। आपके सार्थक प्रयासों से आपने पूर्ववर्ती राजस्थान की सरकार को लगभग आपने 27,000 से 30,000 करोड़ रुपए दिए, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार की मंशा नहीं होने के कारण उन्होंने मुश्किल से 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए। आपकी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की मंशा यह थी कि यदि पानी का पैसा है, ये केंद्र सरकार का पैसा है और आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब के मंत्रालय से आया है, तो नाम होगा तो भारतीय जनता पार्टी का होगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का होगा या गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब का होगा। इस बदनीयत की वजह से उन्होंने पैसा खर्च नहीं किया और जो 6,000 करोड़ के टेंडर निकाले वो भी रेट से ज्यादा निकाले और वो भी टेंडर कैंसिल करने पड़े और उनकी भी आपकी सीबीआई की जांच बिठानी पड़ी। इस सरकार की कोई मंशा नहीं थी। जब मैं देखता हूं पूरे हिंदुस्तान का परिदृश्य, अपन ने मोदी जी ने 2 बार वोट दिया, एक बार 2014 में, एक 2019 में। इन 2 वोटों की ताकत को देखें, वो चाहे धारा 370 हो, 35A हो, जो 500 सालों की अपने राम जी की लड़ाई थी, एक आपका भव्य और दिव्य मंदिर बना, और जब पूरे विश्व का देखते हैं, चाहे आपका रूस है, यूक्रेन है, मलेशिया है, सूडान है, आपके किसी भी देश के अंदर भारतीय फंसा तो मान सम्मान के साथ और विद इन ए टाइम लिमिट के अंदर उस भारतीय नागरिकों को आप शायद सुरक्षित लेके आए हिंदुस्तान में। इन 2 वोटों की ताकत ही है। मैं आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी से इस बात का निवेदन करूंगा कि अपने चारों के चारों राजस्थान, अपने मारवाड़ के सांसद और हम पूरे मारवाड़ के जितने भी एमएलए हैं वो आपके साथ में खड़े हैं। एक पत्रकार ने मेरे से पूछा कि आदरणीय गजेंद्र सिंह जी साहब जो है वो कितने वोटों से जीत रहे, तो उनको मैंने कहा कि 2014 में जो है, जो आपका लीड जो रही थी वो 4 लाख की और 2019 में रही आपकी 3-3.25 लाख की। इस बार आपकी लीड 5 लाख से ऊपर जाएगी और डंके की चोट में जाएगी। और कुछ लोग भ्रमना फैला रहे कि वो फलानी जाति इनके साथ नहीं है और फलानी जाति इनके साथ नहीं है। मैं शेखावत साहब आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा जाट समाज का वोट आपको 90 से 100% हमारे जाट वोटर आपको वोट दे रहे हैं। बस हमें आपसे एक चीज का जो आपका आश्वासन चाहिए
और एक चीज का आश्वासन यह है कि जब धारा 370 हट सकती है, जब आप राजस्थान के अंदर ईआरसीपी लेके आ सकते हैं और पूरी दुनिया बोलती है कि मोदी है तो मुमकिन है, जो मारवाड़ के पुराने 6 जिले हैं और 3 जिले नए बन गए, आपका फड़ौदी, आपका बालोतरा, साचौर, और 1-2 जिले आपको और ऐड करने तो और ऐड कर लेना। आपने जिस तर्ज पर ईआरसीपी लेके आए, आप उसी तर्ज पर डब्ल्यूआरसीपी वेस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट लेके आ जाओ और हमारे इस पश्चिमी राजस्थान के हर खेत को यदि आप पानी दिला दो, मैं आपको कहूंगा आप पूरे राजस्थान के भागीरथी हो। और यह मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण रूप से विश्वास है कि प्रत्येक किसान के खेत में यदि पानी मिलेगा तो वो आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब के हाथों से होगा। यह मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। पूरा राजस्थान आपके साथ ताकत के साथ खड़ा है। यह हार जीत का, यह दूसरा तीसरा आप कहीं पर मन में नहीं लाए। 5 लाख के वोटों के अंतर से हम आपको यहां जोधपुर लोकसभा सीट से जिताकर भेजेंगे और पाली लोकसभा में भी आपको 5 लाख वोटों से आदरणीय पीपी चौधरी साहब को जिता के भेजेंगे। एक जरूरी सूचना है, कल आपकी भोपालगढ़ के अंदर आदरणीय अमित शाह जी का उनके आने का कार्यक्रम है 2 बजे। जिन कार्यकर्ताओं की इच्छा हो तो कल वहां पर भी पहुंचकर उस कार्यक्रम को सफल बनाएं, क्योंकि समय सीमा बहुत कम दी है और अपनी मांग रख ली है। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद ओसिया के विधायक बहराराम जी। अब किसान मोर्चा से निवेदन है, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी को हल भेंट करेगा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रेवत सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष खेमाराम जी और चारों जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा के और बहराराम जी स्वयं, और इस कार्यक्रम के संयोजक बाबूलाल जी, मांगीलाल जी, सभी किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारी, प्रदेश जिले के जिलाध्यक्ष मनोहर जी पालीवाल हल भेंट करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। किसानों के सम्मान में भाजपा मैदान में, किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में। देश में नरेंद्र, जोधपुर में गजेंद्र, धन्यवाद। देश में नरेंद्र, धन्यवाद। देश में नरेंद्र। अब मैं सीधा आग्रह करूंगा हमारे लोक लाडले विधायक पब्बाराम जी विश्नोई, हम सबके नेता, हम सबके मार्गदर्शक और इस फलोदी की पावन धरा के लोक लाडले विधायक आदरणीय पब्बाराम जी विश्नोई साहब, आप पधारें और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन। किसानों ने जब हुंकार भरी है तो जोरदार मालटियाल के इस नगर के अंदर जोरदार नारा लगना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, बोल कृष्ण बलदेव की। हमारे बीच में हमारे लोक लाडले सांसद, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब पधारे हैं। आपका स्वागत और अभिनंदन। हमने ये जो इनका महकमा है पहली बार बना और सारे लगभग 10 विभागों को तोड़ करके एक ही विभाग जो जल से संबंधित वो है। तो गंगा जल को शुद्ध करने का तमामी गंगे भी इनके पास में है और सारी नदियों का भी इनके पास में है, तो भूगर्भ का जल भी इनके पास में है और पेयजल भी इनके पास में है। यानी इतनी बड़ी जिम्मेवारी मारवाड़ की इस लाल को मिली है। इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बंधुओं, किसानों के लिए आज तक कोई भी सरकार हुई, पहली बात तो न तो आपके खाते कभी खुले थे। आने के बाद में इस सरकार के 2014 में आने के बाद में खाते खुले और खातों के अंदर राशि आने लगी। पहले 6,000 रुपए सम्मान के रूप में, कोई वो अनुदान नहीं है, किसान सम्मान निधि का है नरेंद्र मोदी जी ने,
और अब हमारे लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री जी ने 2000 और देने का फैसला किया है, यानी कि 8000, और ये शने शने इन 5 सालों में 12000 किए जाएंगे, ये भी घोषणा की गई है। पिछले दिनों आपके खेती का कभी बीमा हुआ नहीं करता था और ना कभी आपको कोई पैसा मिला, परंतु प्रधानमंत्री जी ने कृषि बीमा शुरू किया और पिछले दिनों ही अधिकतर किसानों के खातों में 34 हजार रुपए आ गए। आए कि नहीं आए? अच्छा, अगर आए हैं, कांग्रेस वाले ही पूछ ले, मेरे 34,000 नहीं आए, तो भाई तेरे को ही देंगे, पर तू तो अपनी कारस्तानी से बाज नहीं आता, करे क्या बताओ? पैसे तो आपको उनको भी मिलते हैं, पर वो बताता है कि मुझे नहीं मिले। तो इस प्रकार से पिछले दिनों की बात है, हमारे मूंगफली की खरीद चल रही थी। मूंगफली खरीद में आधी मूंगफली बच गई और भाव नीचे आ गए, यानी कि लगभग 4500 का भाव हो गया, 7500 में भाव से अपने एमएसपी थी। तो किसान संघ के, किसान मोर्चा के लोगों ने आग्रह किया कि शेखव साहब से कहिए कि इनकी डेट बताए, खरीद की डेट बताए। हमने आग्रह किया तो आपने तुरंत प्रभाव से, जब किसानों की बात थी तो तुरंत प्रभाव से आपने ये कहा कि मुझे 4 घंटे का समय दीजिए, और 4 घंटों के अंदर वो आदेश मेरे फोन पर भेज दिया कि आपकी ही नहीं, फलोदी की ही नहीं, पूरे राजस्थान की खरीद की सीमा 15 दिन और बढ़ाई जाती है और हमारी पूरी मूंगफली बिक गई। हमारे किसानों को लाखों रुपए का लाभ हुआ। इसी प्रकार से अनेक ऐसी बातें हैं जो छोटी छोटी बातें हैं जिसका बहुत ही मतलब प्रभाव होता है किसानों के ऊपर, वो हम इनको जाकर कहते हैं और आप हाथों हाथ निपटाते हैं। भाइयों, किसान जो हल के ऊपर हाथ देता है, जो धरती का सीना फाड़ करके अन्न उपजाता है, वो अन्नदाता है, और उनकी चिंता करने का काम इस राजस्थान की सरकार, अभी जो भजन लाल जी की है, और केंद्र की सरकार ने की है। मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूं कि ये लोग न तो ये कभी आ ही नहीं सकते, कभी भी कांग्रेस की सरकार इस केंद्र में कभी भी नहीं आएगी, और इसलिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में बैठता हो, हमारा जो सांसद है वो गिनती के कुछ लोगों में से है। पहले नरेंद्र मोदी जी, दूसरे अमित शाह जी, तीसरे राजनाथ सिंह जी, और चौथा गजेंद्र सिंह जी शेखावत। ये 4 लोगों के अंदर आपका सांसद है। ऐसे सांसद को हम नहीं खोना चाहते किसी हालत में, और बड़े अंतर से जिता करके हम दिल्ली भेजें, ये संकल्प यहां से लेकर के जाए। किसान भाइयों, आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप पधारे और इतना बड़ा सम्मेलन किया। अपेक्षा नहीं थी रहमत सिंह जी कि इतना बड़ा सम्मेलन हो जाएगा, पर तो इतना बड़ा सम्मेलन करके एक प्रकार का मजबूत उपस्थिति किसानों की तरफ से दर्ज करा दी और बता दिया कि ये जो सीट है हम बड़े अंतर से जीतने वाले हैं। जैसा माननीय बैराराम जी सियोल ने कहा कि 5 लाख के अंतर से जीतने वाले हैं, और इसमें सट्टा बाजार फड़ौदी का प्रसिद्ध है, और जिसमें भाव कम होता है ना, वो ही अच्छा होता है। अब 15 से 20 पैसे भाव चल रहे हैं, यानी कि जीत बड़ी है, छोटी नहीं है। और वो विरोधी जो अपना क्या नाम कैंडिडेट है वो बौखला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी पता नहीं किस प्रकार के शब्दों का, वो चाय बेचने वाले का बेटा ऐसा करता है, बकवास करता है, इस प्रकार की बातों का हम घोर निंदा करते हैं। और इस प्रधानमंत्री को कहे गए ऐसे शब्दों का प्रतिकार करते हुए हम उसका बदला वोट के दिन करने होने वाले हैं। वोट के द्वारा, वोट की चोट से उनके सिर के ऊपर मार करके हम जिताने वाले हैं। एक बार पुनः आपका आभार, धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय एमएलए साहब। अब मैं पूज्यवर संत
पोखरण के विधायक हमारे गुरुवर आदरणीय प्रतापपुरी जी से निवेदन करूंगा कि आप पधारे, आशीर्वचन हम सब कार्यकर्ताओं को और किसानों को दें। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये राम का नारा पूरे विश्व में गूंजे, ये हम सबकी भावना है कि नहीं है? तो जो राम को लाए हैं उनको, जो राम को लाए उनको, जो राम का काम करेंगे उनके साथ हम खड़े रहेंगे। बस यही मंगल कामना और यही आशीर्वाद, इससे कहीं नहीं भटकना है और इसी लक्ष्य को लेकर चलना है कि जय जय भारत करना है और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी भूमिका आज से तय करनी है कि जब भारत को 100 वर्ष हो जाएंगे स्वतंत्र हुए, उस समय हमारी भूमिका ये रहनी चाहिए कि इसकी भूमिका जब ये भारत विश्व गुरु बना, भारत सोने की चिड़िया बड़ी और भारत वाह शक्ति बनी, उसमें हमारी भी भूमिका है। यही संदेश, यही आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अभी संक्षिप्त में हमारे एमपी साहब जसवंत सिंह जी विश्नोई साहब, हम सबके एमपी कहेंगे हम लोग, क्यों एमपी कहते हैं, आप पधारे और संक्षिप्त में दें क्यों अंधेरा होने वाला है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपने बीच में विराजिए परम पूजनीय महंत प्रतापपुरी चरणों वंदन, अपना लोकप्रिय सांसद, लोकप्रिय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब और सम्मानित मंच। आप सब लोग जाओ, देश का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। देश का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मैं आप सब लोगों को निवेदन करना चाहूं, यह चुनाव देश का चुनाव है, देश के मजबूत करने का चुनाव है, देश को ने संसार के माने शीर्ष स्थान में लेने का चुनाव है और भारत ने विश्व गुरु बनाने का चुनाव है। इन वास्ते सारा गांव गांव पधारी आओ। आज के बाद में जिन गांव में, जिन ढाणी में जाओ, एक ही बात कहनी है, आने वाली 26 तारीख गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने भारी वोटों जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री है, क्योंकि ये कार्यक्रम किसानों का है, सैलाराम जी सारण, 2 मिनट आप पधारे, 2 मिनट। राष्ट्रीय मंत्री किसान मोर्चा संगठन की दृष्टि से ये हमारे अधिकारी हैं, आप पधारे और संक्षिप्त में अपना भाषण दें, संक्षिप्त में बिल्कुल। बोलिए भारत माता की। अब एक किसान वाला नारो है वो पूरा देना है। जय जवान, आगे बढ़ाओ, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। मोदी जी और जोड़ दियो, अटल जी जय विज्ञान जोड़ियो, मोदी जी जोड़ दियो, जय अनुसंधान। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आज अपने इस विशाल किसान सम्मेलन में अपने बीच विराजमान अपने सांसद, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, भारतीय जनता पार्टी से जोधपुर लोकसभा के उम्मीदवार सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। मंच पर विराजमान विधायक स्थानीय पब्बा राम जी, पड़ोस के बेरा राम जी, माननीय मैं प्रतापपुर जी, विधायक पोखरण, सभी पार्टी के सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के सभी पदाधिकारी और इस किसान मोर्चा के इस सम्मेलन के आयोजन में रेवंत सिंह जी प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष खेमाराम जी चौधरी पाली से, यहाँ के रामनारायण जी, भाई ओम जी और सारे हमारे जिला अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी, पधारे हुए सम्मानित किसान बंधुओं, ज्यादा समय नहीं लेना है गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को और अपने जो वरिष्ठ जन है उनको सुनना है। मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने किसान को मान और सम्मान देने का काम किया। केसीसी कार्ड की सुविधा सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे मेरे से पूर्व रामनारायण जी ने बताया, केसीसी कार्ड की शुरुआत की, उसको माननीय अटल बिहारी जी के शुरुआत को आज माननीय मोदी जी ने और आगे बढ़ाया और घुमंतु पशुपालक और जो मछुआरे हैं उनको भी केसीसी कार्ड की सुविधा मिलती है। सारे के सारे खाली काश्तकारी नहीं, ऐसे ही जो फसल बीमा था उसका पहले जो क्राइटेरिया था, दायरा था, सीमा थी, वो सीमित थी और तहसील के ऊपर एनगेज वर्षा माफी यंत्र लगता था और एक तहसील के अंदर जो वर्षा होती है वो पूरे तहसील के क्षेत्र में मानी जाती थी। अब इसको और जो घटा के और 14 दिन तक फसल बीमे के अंदर किसानों की जोखिम को कवर किया है। ऐसे ही जो किसानों के लिए अनेक योजना है,
प्रधानमंत्री सड़क योजना वो सीधे तौर से ग्रामीणों को तो लाभ देने वाली है, और जो जवानों को मान और सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया, आज भारत माँ का कोई भी सपूत भारत माँ की रक्षार्थ अपना प्राण न्यौछावर करता है, उसका पूरे राजकीय मान सम्मान के साथ उसके स्थानीय रीति रिवाज से उसके गांव ढाणी कस्बे में होता है। उसके नाम से स्कूल है, गैस एजेंसी उनके परिवारजनों को पंप का अलॉटमेंट, मुर्गों का अलॉटमेंट, ये सारी जो किसानों को सुविधा दी है भारतीय जनता पार्टी की देन है। अन्य योजनाओं के बारे में भी ज्यादा बात नहीं रख सकते। आप बहुत बड़ी संख्या में इतने लंबे समय से बता रहे हो, आप सभी धरती पुत्र अन्नदाता किसान पुत्रों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कभी और समय रहेगा योजना के बारे में बात करेंगे। आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी पार्टी है। आने वाली 26 तारीख को अपने को कमल के निशान पर बटन दबाकर अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को ऐतिहासिक मतों से जिताना है। इन्हीं शब्दों के साथ यह जो मान सम्मान किया है उसके लिए हमारे किसान मोर्चे की पूरी टीम और अन्य कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सैलाराम जी। हमारे बीच में बिलाडा की पूर्व प्रधान सुमित्रा जी पधारी है। विष्णु, आपका स्वागत। अब मैं सीधा आग्रह करूंगा हमारे लोक लाडले सांसद, हम सबके दिलों की धड़कन आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। भारत माता की स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। पलटियाल माता की भारत माता की। आया खासी देर होगी, मन लागे थक गया आप लोग जी। वैसे किसान का बेटा सुबह से शाम तक खेत में काम करते हुए नहीं थकता, तो यहाँ कुर्सी पे बैठे बैठे भाषण सुन के जरूर नहीं थका होगा। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बांधिए और पूरी ताकत के साथ बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के धरती पुत्रों के अन्नदाताओं के इस सम्मेलन में जहां लाभार्थी किसानों के साथ में संवाद करने के लिए सभी लोग एकत्रित आए हैं और लगभग पिछले 4 घंटे से ज्यादा समय से आप सब लोग यहां उपस्थित हैं। मैं जानता हूं बहुत दूर दराज के क्षेत्रों से आप यहां पहुंचे हैं और अभी आप सब लोगों को वापस पहुंचने में 2, 3, 4 घंटे का समय भी लगने वाला है। इसलिए मैं को बिना किसी औपचारिकता के शुरू करना चाहता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ नेतागण, मातृशक्ति और इस देवतुल्य सभा में विराजमान धरती का सीना फाड़ करके स्वाभिमान के साथ में इस देश का पेट भरने वाले मेरे सारे अन्नदाता बंधुओं, मैं आपका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एक समय था जब हम भारत के लोग अपना पेट भरने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करते थे। मैं जब छोटा था, मेरी दादी मां सप्ताह में एक दिन रविवार का व्रत करती थी। मैं जब समझने लगा थोड़ा, मैं उनसे पूछता था कि मंगलवार को हनुमान जी का व्रत होता है, सोमवार को शिव जी का व्रत करती हो आप, बुधवार को कुछ लोग गणेश जी का व्रत करते हैं, ये दीतवार रखे रो व्रत वे। मैं पूछ तो दादी सन वे मैंने बताता कि वो शास्त्री जी रो व्रत है। मारे मन में टोटो हो जदू मैं क्या शास्त्री जी केड़ा भगवान होता तो मैं यूं याद कोशिश कर तो ढूंढ नहीं। हम आजकल तो टाबर का इंटरनेट है, मोबाइल में खट देने के ढूंढ ले केड़ा शास्त्री जी। लेकिन मैं खोजन की कोशिश करतो। मैं जब 8वीं 9वीं कक्षा में आयो, छुट्टी में आयो, दादी साहब ने पूछो कि दादी साहब आप दीतवार रो व्रत कराओ, वो दीतवार रो व्रत आप क्या शास्त्री जी रहे, शास्त्री जी केड़ा भगवान है।
मारे दादी साहब फरमाया कि शास्त्री जी देश रा प्रधानमंत्री आ 62 में चीन रे साथे जो झगड़ो होयो, देश में खाद्यान्न री कमी ही, वे देश रो आह्वान करता था क्यों कि देश में सब लोगों ने सप्ताह में एक टाइम भोजन छोड़ना चाहिए ताकि दूसरा लोगों ने रोटी जीवन वास्ते अनाज बच सके। हमारा हिंदुस्तान री परिस्थिति, हमारा हुक्मरान दूसरा देशों अन्न मांग कर लाता, मैक्सिको हूं, ऑस्ट्रेलिया हूं, अमेरिका हूं, कनाडा हूं। और आज मैं अभिनंदन करना चाहता हूं इस किसानों के सम्मेलन में यहां खड़े होकर के कि न केवल पिछले 10-15 साल के कालखंड में हम खाद्यान्न के प्रति आत्मनिर्भर हुए, हम दुनिया के सबसे ज्यादा खाद्यान्न, गेहूं और चावल पैदा करने वाले देश बने, हम दुनिया के सबसे ज्यादा मोटा अनाज श्री अन्न पैदा करने वाले देश बने, हम दुनिया के सबसे ज्यादा कपास पैदा करने वाले, चीनी पैदा करने वाले, गन्ना पैदा करने वाले, हम दुनिया के सबसे ज्यादा दाल पैदा करने वाले, तिलहन पैदा करने वाले, दूध पैदा करने वाले देश बने। आज हम दुनिया के टॉप 10 खेती से पैदा हुए, खेत से पैदा हुए वस्तुओं को एक्सपोर्ट करने वाले देश बन गए। मैं किसानों का अभिनंदन करना चाहता हूं, आपने देश का मान और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। पिछले वर्षों में जिस तरह से यह परिवर्तन हुआ और इस परिवर्तन के चलते हुए जिस तरह से नीतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय इसकी आवश्यकता को समझते हुए उन्होंने स्वामीनाथन साहब के नेतृत्व में एक आयोग की स्थापना की थी। जब कभी भी हम किसान की बात करते हैं, किसानों का आंदोलन होता है, स्वामीनाथन की चर्चा निश्चित रूप से होती है। और स्वामीनाथन के आयोग ने 4 अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में 1000 पन्नों से ज्यादा की रिपोर्ट है। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं यहां बैठे हुए लोगों को, जो किसानों का आंदोलन करने वाले लोग हैं उसमें से 99% लोगों ने वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पढ़ी नहीं है। मैंने उसको लाइन से भी पढ़ा और 2 लाइनों के बीच में क्या लिखा हुआ है ये भी पढ़ा, क्योंकि माननीय मोदी जी ने मुझे कृषि मंत्री के नाते काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर आप सबके आशीर्वाद से दिया था। स्वामीनाथन ने जो 8-10 मोटी मोटी बातें की, उसने कहा कि भूमि का सुधार होना चाहिए, हमारी जमीन में किस चीज की आवश्यकता और किस चीज की कमी है इसका निस्तारण होना चाहिए, इसका निर्धारण होना चाहिए। देश में पहली बार किसी सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड बना करके जमीन की जांच करने का काम प्रारंभ किया, वो मोदी जी की सरकार ने किया। स्वामीनाथन ने दूसरी बात की कि जमीन के बाद में खेती को सिंचाई का पानी मिलना चाहिए। आजादी के बाद से देश में अनेक परियोजनाएं बनी, ऐसी अनेक परियोजनाएं थी जो कांग्रेस की सरकारों ने 70 के दशक में, 80 के दशक में प्रारंभ की थी, लेकिन वो लटकी पड़ी थी, अटकी पड़ी थी, पूरी नहीं हो पाई थी। 2-2 पीढ़ियों से किसान इंतजार करता था कि कभी मेरे खेत में पानी आएगा, और इंतजार करते करते 2 पीढ़ी की आंखें पथरा गई थी। नरेंद्र मोदी को आपने सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया, देश के किसान के खेत में पानी पहुंचे। प्राथमिकता के साथ में उन्होंने तय किया कि हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाएंगे। ऐसी रुकी भी 106 परियोजनाओं को चिन्हित किया और कहा कि भारत सरकार सहयोग देकर के इन योजनाओं को पूरी करेगी। मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं, आपके आशीर्वाद से मुझे यह काम मिला। उन 106 में से 85 परियोजनाएं आज पूरी हो गई और 30 लाख एकड़ किसान की जमीन आज सिंचित हो गई है। जो सपना 2 पीढ़ी से चल रहा था, वो सपना आज पूरा हो गया। खेत में पानी पहुंचे, हर खेत में पानी पहुंचे, ये मोदी का संकल्प है, ये मोदी की गारंटी है। खेत में पानी पहुंचे, इससे आगे बढ़कर के स्वामीनाथन साहब ने कहा कि बीज और खाद, गुणवत्तापूर्वक बीज मिले
और बिना किसी बाधा के किसान को खाद मिलना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, यहां किसान वर्ग के लोग बैठे हैं मंच पर और मंच के सामने भी किसान मोर्चा के लोग भी बैठे हैं। हर फसल के पहले खाद के लिए हमको लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था, लाठियों की मार खानी पड़ती थी। ये मोदी की सरकार है, नीम कोटेड यूरिया किया ताकि यूरिया की कालाबाजारी रुके, यूरिया हमारे देश से दूसरे कामों में जाना बंद हो, दूसरे देशों में जाना बंद हो। पिछले 10 साल में यूरिया का संकट इस देश में समाप्त हो गया। अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय में पूरी दुनिया में यूरिया और खाद का संकट पैदा हो गया था। पूरी दुनिया में भाव दुगने तिगने हो गए, 3-3 गुना कीमत में यूरिया और डीएपी बिकने लगा। माननीय मोदी जी ने कृषि मंत्रालय को और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को भेजा, संदेश भेज करके प्रस्ताव मंगाया, कहा कि भारत में एक नया पैसा भी यूरिया और खाद की कीमत नहीं बढ़ेगी, मेरे अन्नदाता पर एक भी रुपए का बोझ नहीं डालूंगा। 2.5 लाख करोड़ रुपए एडिशनल सब्सिडी देकर के आपको उसी भाव में जो है खाद उपलब्ध कराने का काम हुआ। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। स्वामीनाथन साहब ने चौथी बात कही कि खेती में निवेश बढ़ना चाहिए। 2014 से पहले खेती का मंत्रालय जो है वो बेचारा बापड़ा मिनिस्ट्री मानते थे कि एग्रीकल्चर दे दिया, जिस मंत्री को देते थे उसका मुंह उतर जाता था। 20-25 हजार करोड़ रुपए का साल का बजट होता था। उस बजट के में छोटी मोटी सहायता और इन्हीं में वो बजट खर्च हो जाता था। ये नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, वो 25,000 करोड़ का बजट आज 7 गुना से ज्यादा हो गया है। आज 2.25 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है वो कृषि मंत्रालय का बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। खेती में निवेश बढ़ना चाहिए, किसान को एडवांस बढ़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने जो अटल जी ने रास्ता तय किया था केसीसी का, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और खेती में जो है वो एडवांसेज, जो खेती का लोन, कृषि का लोन है, उस लोन में वृद्धि करके आज जो खेती का लोन 6 लाख करोड़ रुपए था उसको बढ़ा करके 11 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया। किसान की फसल, जिस दिन किसान बीज बोने की तैयारी करता है उस दिन से लेकर के जब फसल काट करके अपने घर जाता है तब तक, जब फसल काट करके मंडी में बेच करके आता है तब तक किसान एक दिन भी चैन की नींद नहीं सो सकता। खेती खड़े, हड़ काटे, तवियां काटे, पाटा लगावे, बिरकारी बाट जोवे, बिरका नींव है तो किसान रो खेत साल बर्बाद। अगर हड़ काटे, बाद बरसात हो जावे, बाजरी बीज देवे और उन दिन दूसरे दिन सुबह बरसात हो जाए तो रोड होगी, फसल बर्बाद। अगर फसल उग जावे, उगती फसल माथे में पड़ जावे तो फसल बर्बाद और आपन एक साल बर्बाद। अगर फसल उग जावे और बरसात टाइम माथे नहीं वे, आपरा बडेरा एक बरसात री बाट जोता जोता तो आपरा बडेरा पीढ़ियां गिबरी। एक बरसात की कमी के कारण से इस राजस्थान और इस देश के किसान के आंसू जो है वो पीढ़ियों से बहे जा रहे हैं, उनकी आंखों से निकल रहा था, कोई धनी धोरी नहीं होता। एक बरसात ज्यादा हो जाए, फसल पकने को तैयार है और उस समय में एक बेमौसम की बरसात हो जाए, एक बार ओलावृष्टि हो जाए, एक बार अंधड़ चल जाए, एक बार तूफान आ जाए, किसान की फसल बर्बाद। खेत खड़ दिया, फसल तैयार होगी, लाटा ले लिया, नैना काट गांव खेत में भेड़ा करियोड़ा है मूंगारा। उन दिन रात रा जोर आंधड़ो बाजे, किसान तो सोचे कि हम क्या मूंग बेच टावरा ने बया हाथ पीला कर दे, मुखलावा कर दे, चोरी चोरा रहा और एक दर्डो बाजे और वो मूंग उठ जावे, किसान रे तो 5-1 साल रो काम पूरा हो जाए। और हमारे टाबर है जगह उबा, हमारे भाई लोग है जगह नो ब्याह उड़नो मुखलाओ उन वालों माने 1 साल री और पेशी आगे बढ़ जाए। किसान के आंख से आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं था। खेत में से ले जा करके घर ले जा करके मार्केट में बेचने जा रहा और तेजी से बरसात पड़ जाए, मूंग बीज जावे, बाजरी बीज जावे, काली पड़ जावे, मार्केट में भाव नहीं मिले और नहीं बिके, उन्होंने कोई धनी दोरी नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी थे जो देश में किसानों के लिए फसल बीमा की योजना लेकर के आए, किसान के 36 तरह के दुख उसमें कवर करके
आज तो हमारे फड़ोदी में तो ऐडी हालत है बैर जी, अरे धरती तो है घनी, खेत है मोटा मोटा, और जे मुआवजो मिले मैं कई बार देखूं गांव में जाऊं, लोग कह जा हमके तो हमके कार्ड पड़ जाए तो ठीक रहे, बाट जो है 10-10, 15-15 लाख रुपया मुआवजा खाता में आने लग गया। आज जेती में जितनी इनकम नहीं होती, राम रूस जाए लेकिन राज साथ में खड़ा रहता है। ये नरेंद्र मोदी ने किसान के लिए परिवर्तन और क्रांतिकारी परिवर्तन किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में लिखा हुआ था, उसके अनुरूप किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए। देश में खाद्यान्न की कमी के चलते हुए खेती की तरफ देखने का नजरिया जो था वो उत्पादन था, केंद्रित था। मैं जब मंत्री था, आपके आशीर्वाद से कृषि मंत्रालय में काम करता था। अगर गेहूं की बिजाई पूरे देश में 2-5 हेक्टेयर कम हो जाती, 2-5 हजार हेक्टेयर कम हो जाती कोई कारण से, तो लोकसभा में प्रश्नों की बाढ़ आ जाती थी, गेहूं की बिजाई कम हो गई, उत्पादन कम हो जाएगा। ये नहीं सोचते थे कि भंडार भरे हुए हैं, हमारे गोडाउन जो है वो एफसीआई के भरे हुए हैं, 2-3 साल तक देश का पेट पाल सकते हैं, इतना हमारा गेहूं चावल हमारे गोदाम में पड़ा है, क्योंकि हमारा नजरिया उसका खेती का उत्पादन की तरफ देखने का था। इस देश में अगर किसी ने पहली बार इस नजरिए को बदला, किसान की खेती लाभकारी कितनी है इस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है, यह फलसफा नरेंद्र मोदी ने दिया और किसी ने नहीं दिया। और पहली बार इस देश में किसान की खेती लाभकारी बननी चाहिए, किसान की आमदनी दुगनी होनी चाहिए, इस लक्ष्य के साथ में काम करने का कदम बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। किसान ब्याज पर पैसा लेने के लिए छोटा छोटा किसान मजबूर था, अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए 1000-2000 रुपए के लिए भी मोहताज था। नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि देश के किसान को किसान सम्मान निधि मिलनी चाहिए। 6000 रुपए साल के आपके खाते में एक बटन नरेंद्र मोदी जी दबाते हैं, सीधा पैसा आता है कि नहीं आता है। मैं याद दिला दूं, 2018 से पहले जब कानून बना था तब 5 एकड़ से ज्यादा के किसानों के लिए यह कानून लागू नहीं था। मैं जब 2019 के चुनाव में आप लोगों के बीच में आया था, मैंने आपसे वादा किया था कि पहली कैबिनेट में फैसला कराएंगे। मोदी जी ने तय किया कि एक भी किसान इससे वंचित नहीं रहेगा, हर किसान को लाभ मिलेगा। मिलना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए, पशुपालकों को उसी तरह से केसीसी की सुविधा मिलनी चाहिए। खेत पर अगर मेड़ पर पेड़ लगाए तो उस पेड़ को काटकर बेचने का अधिकार जो है वो किसान का होना चाहिए। किसान को, पशुपालकों को उचित सुविधा मिले, उसके लिए पशुपालन मंत्रालय अलग से बनाया, मछली पालन को आगे बढ़ाया, मधुमक्खी पालन के लिए मिशन गोल्ड प्रारंभ किया। रिवॉल्यूशनरी काम करके इस देश में किसान की आमदनी के अन्य जरिए पैदा हों, इसके ऊपर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप अगर किसी ने काम किया तो देश की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया। इन सब से आगे बढ़ करके एमएसपी की चर्चा हमेशा होती थी। मुझे याद आता है जब मैं कृषि मंत्रालय में काम करता था, एक बार जसवंत सिंह जी के साथ में, पब्बा राम जी के साथ में आज भी जाकर के आया हूं, जो है राणेरी में अनदल सती के मंदिर के पास में हम रात को सभा कर रहे थे। मैं याद दिलाना चाहता हूं जसवंत सिंह जी आपको, मैंने उस दिन वहां खड़े होकर के भाषण देते हुए कहा था कि हम एमएसपी को लागत के 1.5 गुना करने का काम कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि लागत के 1.5 गुना करेंगे। उस समय में मूंग के भाव 4600 रुपए होते थे एमएसपी का। मैं उठे उबा मंच माता हूं, पूछियो मैं कि भैया 4600 मूंग कितना वे, तो आप मैंने शाबाशी देता। पब्बा राम जी याद है आपको कि उन्होंने बैठे बैठे बगड़ू जी ने कहा कि 4600 5000 कर दो तो मैं बाप जी थाने मान ले। जीते नीचों कोई एक जना और चौधरी बीच में बोलिया कि 5000 की जगह अगर आप साहब 5500 कर दे तो मैं थाने भगवान रे बराबर मान ले। मैं आज आपको जो है गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि जो 4680 रुपए भाव थे वो आज 8558 रुपए करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। केवल भाव नहीं बढ़ाए, मूंगफली का भाव 4600 4000 से लेकर के 6370 रुपए तक केवल भाव बढ़ाने का काम नहीं किया,
खरीद को बढ़ाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उससे पहले यूपीए की सरकार थी 10 साल तक, अटल जी के राज में गेहूं चावल ये तो एफसीआई खरीदती है, कपास जो है वो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री खरीदती है, गन्ना जो है वो अलग व्यवस्था से खरीदा जाता है। जो हमारे यहां फसलें होती है दलहन और तिलहन, इनको खरीदने की व्यवस्था नेफेड के माध्यम से होती है। भारत सरकार नेफेड को गारंटी देती है कि यह गारंटी है, उस गारंटी के आधार पर आप मार्केट से किसान से खरीदो, अगर आपका घाटा होगा तो इस घाटे की इतनी गारंटी की पूर्ति भारत सरकार करेगी। अटल जी के राज में वो गारंटी 1000 करोड़ रुपए की होती थी। 10 साल में कांग्रेस के राज में उसको बढ़ा करके 3000 करोड़ किया था। 2014 के चुनाव में गीत में गाते हैं वैसे गाते थे ये यूपी और कांग्रेस के लोग। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उसको 3000 से बढ़ा करके 7000 करोड़ किया। मुझे जब आपने आशीर्वाद दिया और मोदी जी ने बाद में 2017 में मंत्री बनाया, 7000 से 9000 करोड़ किया, 9000 से 19000 करोड़ किया, 19000 से 29000 करोड़ किया, और 2019 के चुनाव में जब आपके पास में आया था तब 49,000 करोड़ रुपए की गारंटी से किसान का माल खरीदा जा रहा था। 10-10 गुना किसान की फसलें जो है वो एमएसपी पे खरीदने का काम जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। सरसों के भाव नहीं मिलते थे, हमने सरसों के तेल के डब्बे पर लिखा जाएगा कि इस पे एडल्ट्रेशन क्या है, पाम ऑयल कितना मिलाया गया है, यह बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। और पाम ऑयल पर हमने ड्यूटी बढ़ा करके उसको 55% तक ड्यूटी को लेकर के गए। 4 साल तक सरसों हमको जो है वो मार्केट में एमएसपी से ज्यादा भाव मिल रहा था। किसान की खैर ख्वाह नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस देश के किसान के सम्मान के लिए, इस देश के किसान के स्वाभिमान के लिए, इस देश के किसान की आमदनी बढ़े, इसके लिए स्वामीनाथन की रिपोर्ट में जो आगे लिखा था कि खेत में किसान जो पैदा करता है उसका भंडारण की सुविधा बननी चाहिए। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट देश में नहीं है, उसके कारण से लाखों करोड़ रुपए की फसलें जो किसान अपना खून और पसीने से पैदा करता है वो बर्बाद हो जाती है। मोदी जी ने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश इस पर करेंगे। गांव गांव में भंडारण के केंद्र बनने चाहिए, गांव गांव में कोल्ड स्टोरेज बनने चाहिए, गांव गांव में प्राइमरी प्रोसेसिंग स्टोरेज जो है सेंटर बनने चाहिए, ताकि किसान का बेटा न केवल स्टोर करे अपितु किसान का बेटा प्रोसेसिंग करके और एक उद्यमी बनने का भी करे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन सके। उस दिशा में देश की सरकार आगे काम कर रही। मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोगों को इतना निवेदन करना चाहता हूं, ये किसान को देश की सरकार से, मोदी जी की सरकार से दूर करने के लिए षड्यंत्र करने का काम कुछ लोग देश में कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि राजस्थान का किसान स्वाभिमानी किसान है, मैं जानता हूं कि राजस्थान का किसान देशभक्त सब किसान है। वो देश की रक्षा के लिए अपने बेटे भी देश को के सेना को देता है और अपना हल चला करके देश का पेट भरने के लिए अनाज भी पैदा करके देता है। मैं आज आपको भरोसे और विश्वास के साथ में एक बात कह सकता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है वो किसान के कल्याण के लिए जितने इनिशिएटिव्स लेने, जितने कदम आगे बढ़ाने, उन सब पर काम कर रही है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से इस दिशा में अनेक काम होने वाले हैं। मैं आज आपको एक बात का निवेदन और करना चाहता हूं। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की चर्चा अभी आदरणीय भैरवराम जी ने की। इन्होंने कहा कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना रुकी हुई थी। भैरवराम जी, रुकी हुई नहीं थी, बदनीयती के साथ में रोकी गई थी। 5 साल तक उसको लटकाने का काम, अटकाने का काम, भटकाने का काम अगर किसी ने किया था तो वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के सरकार ने किया था। वो जानते थे कि राजस्थान के पुराने 13 जिले और वर्तमान के 21 जिले अगर इन तक पानी पहुंच गया, किसान की लगभग 18 लाख बीघा जमीन अगर सिंचित हो गई, किसान के जमीन सिंचित होने के साथ साथ में लगभग 3 करोड़ लोगों के प्यासे कंठों की प्यास अगले 50 साल तक बुझाने की गारंटी हो गई, तो इस पूर्वी राजस्थान में कभी जो है कमल को हराया नहीं जा सकेगा। इसलिए उन्होंने षड्यंत्र किया और उस षड्यंत्र करके ईआरसीपी को रोकने का पाप किया। मैंने चुनाव से पहले जाकर के
उन्होंने मुझे गालियां दी। आपने मुझे चुन करके भेजा था। आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि को, आपके वोट से चुने हुए जनप्रतिनिधि को उन्होंने नकारा, निकम्मा, बेईमान, पता नहीं किन किन उपाधियों से विभूषित किया। मैं चुप रहा। मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा, उन्होंने कहा चिंता मत करो, नया मार्ग खोजो। और मैंने नया रास्ता निकाला। अधिकारियों को बिठाया, इंजीनियर्स को बिठाया, एक्सपर्ट्स को बिठाया। पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना को जो है ईआरसीपी के साथ में जोड़ा और अटल जी का नदी से नदी जोड़ने के प्रकल्प के साथ में उसको जोड़ करके सरकार बदली तो 1 महीने के अंदर अंदर ईआरसीपी का सपना साकार करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का और राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का। मैंने जब बुलाया तब आए, वरना उससे पहले एक बार भी पूरे 4.25 साल में एक बार भी राजस्थान का जल संसाधन मंत्री दिल्ली में मेरे श्रम शक्ति भवन के दफ्तर में कदम नहीं रखा, एक बार भी। और वो क्यों? क्योंकि आपने अशोक गहलोत के बेटे को इस बुरी कदर हरा दिया था, इस बुरी कदर हरा दिया था कि किसी मंत्री की हिम्मत नहीं होती थी कि वो गजेंद्र सिंह से आकर के मिल ले। फोटो छप जाएगी तो मंत्री पद चला जाएगा, इस डर के मारे नहीं आते थे। मैंने चिट्ठियां लिखी, मैंने समय मांगा, दिल्ली में मीटिंगें रखी, एक बार भी न मुख्यमंत्री आए और न मंत्री आए। अधिकारी आते थे, हमारी बात सुनते थे, तोते की तरह सिर हिलाते थे। आप ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक है साहब, बात तो सही है आपकी, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं। मैंने जाकर के पूर्वी राजस्थान का दौरा किया, चुनाव से पहले जनता के सामने हकीकत रखी। जो राजनीतिक भस्मासुर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध और गजेंद्र सिंह के विरुद्ध खड़ा करने की कोशिश की थी, वो भस्मासुर उनको जला करके खाक कर गया और उस पूर्वी राजस्थान से कांग्रेस का सफाया हो गया, क्योंकि हकीकत लोगों के सामने थी। हमने उसको साकार करके दिखाया। हरियाणा से जो पानी का समझौता 30 साल से लटका पड़ा था, हमने उस समझौते के साकार करने की दिशा में भी हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री के साथ में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को बिठा करके झुंझुनू, सीकर और चूरू, इन 3 जिलों में पानी पहुंचे, इसका मार्ग सुनिश्चित कर दिया। अभी भैराराम जी कह रहे थे भाई हमारे WRCP लाओ। ये निश्चित रूप से WRCP आ जाती, आज से 50 साल पहले आ जाती। पाप किसने किया, ये मैं आज आपके सामने खुलासा करना चाहता हूं। देश का बंटवारा हुआ, देश आजादी के समय में 2 हिस्सों में बांट दिया गया। भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। 1947 में भारत संप्रभु देश बन गया, सार्वभौमिक देश बन गया। 47 में आजादी के बाद में 48 में पाकिस्तान ने कबायलियों के नाम से हमारे ऊपर युद्ध थोप दिया और हमारी लाखों हेक्टेयर जमीन जो है, हजारों स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो पाक अधिकृत कश्मीर की जमीन है, उसको भारत से जुदा करने का पाप उस समय कांग्रेस के लोगों ने कर दिया। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी कि जब सीएए के बिल पर चर्चा हो रही थी, जब कश्मीर के बिल पर चर्चा हो रही थी 370 पर, तब अमित शाह जी ने कहा वो जो है पाक अधिकृत कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, उसके लिए अगर गर्दन कटानी पड़ेगी तो भी कटाएंगे। भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए 15 साल बीत चुके। 1947 में देश आजाद हुआ। 1962 में एक समझौता नेहरू जी ने किया। देश जब अलग हुआ, 18% भूभाग, 18% जमीन पाकिस्तान को मिली, 82% जमीन भारत में रही थी। जब नदियों का बंटवारा करने की बात आई, अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा, नेहरू जी ने उस समय एक वर्ल्ड बैंक को बीच में रख करके समझौता किया। दुनिया में एकमात्र पानी की ट्रीटी ऐसी है जिसमें कोई तीसरा पंच बिठाने की जरूरत पड़ी। 2 देशों ने आपस में बैठ करके किया। एकमात्र उदाहरण है, क्योंकि उनके मन में पाप था। 82% जमीन भारत में थी, 18% पाकिस्तान में गई, जो भी 2 टुकड़ों में थी, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। केवल 12% जमीन पूर्वी पाकिस्तान में थी। हिसाब से खेत जितना बढ़ता है, पानी भी उतना बंटना चाहिए कि नहीं बंटना चाहिए था? बोलिए, बंटना चाहिए कि नहीं बंटना चाहिए था? क्या दबाव था नेहरू जी पर? मैं आज इस मंच से पूछना चाहता हूं, क्या दबाव था उस समय की कांग्रेस पर? किसके दबाव में जाकर के
इस देश के किसानों के साथ में, इनके हितों के साथ में उन्होंने समझौता किया। झेलम, चेनाब, सिंधु, रावी, व्यास, सतलज, ये 6 नदियां पहाड़ से उतर करके आती थी। झेलम, चेनाब और सिंधु में 82% पानी था। रावी, व्यास और सतलज में केवल 18% पानी था। जब पानी का बंटवारा हुआ, नेहरू जी ने दस्तखत किए, 82% पानी की नदियां पाकिस्तान को दे दी और 18% वाली भारत की हमारे भाग्य में रख दी। ये समझौता करने का पाप जिन लोगों ने किया, उसके कारण से आज ईआरसीपी की बात हमको करनी पड़ रही है। वरना 50 साल पहले, अगर आजादी से पहले महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर में नहर ला सकते थे, तो क्या 50 साल में इस देश में यहां अगर हमारे पास पानी होता हम नहर नहीं ला सकते थे? ये तो भला है महाराजा गंगा सिंह जी का कि उन्होंने उस समय घोड़े की पीठ पर बैठ करके गंग कैनाल बना दी थी। 3 उस समय के इंडिपेंडेंट स्टेट से उनके साथ में समझौता करके, अंग्रेजों के जमाने में मुकदमा झगड़ करके। वरना अगर गंग कैनाल नहीं मिली होती तो साहब उस समय में हिंदुस्तान को रावी नदी का पानी भी नहीं मिला होता। ये रावी नदी का पानी इसलिए मिला कि राजस्थान को पर्सपेक्टिव कमांड उस समय माना गया कि नहीं, यहां पे तो पानी आ सकता है जैसलमेर तक। तो मैं आज आपको जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, जो पाकिस्तान पानी जाता है, हमारे हिस्से की नदियों का भी अभी तक जा रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुलवामा के बाद में कहा अब खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। और मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि जो 30 साल से रुका हुआ काम था कि शाहपुर कंडी पर बांध बने, ताकि रावी का पानी, हमारे हिस्से का पानी, हमारे हक का पानी वो पाकिस्तान न जा सके, मैंने 5 साल में उसको पूरा करके दिखा दिया। पानी बंद हो गया है। अगले 20 दिन के अंदर पानी अब रोक दिया है। आचार संहिता रुक गई, लेकिन अब उसका उद्घाटन नहीं हो सकता। सरकार बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, उस शाहपुर कंडी का उद्घाटन मोदी जी के हाथों से होगा। पानी पाकिस्तान जाना कम से कम हमारे हिस्से का बंद हो जाएगा। उज नदी का पानी जाता है पाकिस्तान, हम रोक नहीं पाए इतने साल में। प्रधानमंत्री जी का निर्देश था 2 BCM पानी होता है, राजस्थान के हिस्से में भी पानी उसके साथ में बढ़ सकता है। हमने उसको रोकने का मार्ग भी सुनिश्चित कर दिया है। अब की बार 400 के पार के नारे के साथ हम आगे बढ़े हैं। जब आपने 300 दिया था तो 370 हटी थी। 400 के बाहर करोगे तो क्या होगा आपको सोच लो आप, मैं बोल नहीं सकता मंच पे खड़े होकर के। और जिस दिन वो हो जाएगा, उस दिन जो है हमारी ये नहर के बराबर में दूसरी नहर बन करके साबरमती के साथ में जुड़ जाएगी। हमको इंतजार करना पड़ेगा, हमको इंतजार करना पड़ेगा। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। किसान के भले के लिए, किसान के कल्याण के लिए और किसान का बेटा जो जवान सीमा पर खड़ा है उसके सम्मान बढ़ाने के लिए, गौरव सेनानियों का सम्मान बढ़ाने के लिए ORP ला करके 1 रैंक 1 पेंशन ला करके किसान को सम्मान, जवान को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मैं इससे आगे बढ़ करके एक बात कह करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। ये जो किसान कौम के लोग यहां बैठे हैं, इस धर्म की ध्वजा को अक्षुण्ण रखने के लिए, इस सनातन का सम्मान बना रहे, इसके लिए गाय, गंगा, गौरी, गीता, गायत्री, इन सब का सम्मान बनाए रखने के लिए इन किसान के बेटों ने अपने शीश दान पीढ़ियों तक दिए हैं। इतिहास गवाए। दिल्ली से टकराने का लोहा अगर किसी ने लिया था तो वो महाराजा सूरजमल ने दिल्ली को हरा करके लिया था। ये किसान के बेटों ने लिया था। इस देश में धर्म की ध्वजा अक्षुण्ण बनी रहे, उसके लिए पीढ़ियों तक कुर्बानी अगर की तो इन धरती पुत्रों ने कुर्बानी की। इनके बीच में दूरियां बढ़ाने का पाप पिछले वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने किया। अमीर और गरीब के नाम पर, किसान और गैर किसान के नाम पर, किसानों को विभिन्न जातियों में बांटने का काम, अगड़े और पिछड़े के में बांटने का काम और पाप अगर किसी ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए